Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 3rd of November and day है Wednesday. सबसे पहली बात यार, आज कोई क्वेश्चन नहीं रखने, और कल वाले क्वेश्चन के अंदर एक हल्का सा वो था कि आप एक्सिस को बोलेंगे, एक्सिस बैंक को बोलेंगे, या फिर उसके अंदर 4th और 5th पोजीशन के लिए, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को, या फिर इंडसइंड बैंक को. तो एक्सिस बैंक तो आएगा ही हर केस के अंदर, और इंडसइंड और अगर आप कोटक की बात करेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से तो कोटक आना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक. बट काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर इंडसइंड बैंक भी दिया हुआ है, तो मैंने जिन्होंने इंडसइंड बैंक भी बोला है 5 नंबर पर, तो उनको भी ठीक ही उसी में करके चल. राहिल सैयद जी ने जो सही आंसर दिया, प्रोपेंजी एक्स ने अगेन सही आंसर दिया, एंड आदित्य वेगा जो थे उन्होंने भी सही आंसर दिया. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से. इंडिया रीचेज आउट टू आइलैंड स्टेट्स एट COP26. तो COP26 मीटिंग के बारे में हमने कल बात की थी. ये ग्लासगो के अंदर जो मीटिंग हुई थी, सबमिट कल एक वर्ड यूज़ किया था इन्होंने, जो गवर्नमेंट के हेड्स थे उनकी मीटिंग है, फिर एक अथॉरिटेटिव वाली पर्सन के मीटिंग के लिए ना. अब हुआ क्या है कि यहाँ पे उसी का ही आज मतलब कल डे 2 था, तो यहाँ पर उसके बाद बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ है. तो यहाँ पर इंडिया ने जो है काफ़ी सारी, मतलब मोदी जी तो एकदम 50 साल की अनाउंसमेंट करते हैं. जैसे हमने कल देखा था नेट ज़ीरो एमिशन वाले 2070 की अनाउंसमेंट थी. तो ऐसे ही कुछ कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर किए इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है. मैं पहले आपको, इन्होंने दो चीज़ की है बेसिकली पूरी न्यूज़ के अंदर. एक तो ये आपका नया इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स. मैंने कि आइलैंड स्टेट्स जो है उनके लिए, मतलब जो थोड़ी सी पिछड़ी हुई आइलैंड स्टेट्स हैं, जबकि बहामास वाली साइड पे, मतलब बहामास तो अपने आप में थोड़ी डेवलप्ड है कंट्री, बट उनके आसपास जो है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. तो ये जो है इनको हेल्प करने के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करवाने के लिए, अगर आपको नहीं पता तो अपने तालिबान के टाइम पे हो सकता है कुछ देखा हो ऐसा कि हमने अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट भी हम ही ने बनवाया था, और काफ़ी सारी और चीज़ें थी, मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं याद है, बट काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम अफ़गानिस्तान के अंदर हमने मेन बिल्ड करवाई थी. तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प जो है इंडिया वैसे भी करते रहा है, और अभी भी मतलब यहाँ पर कर रहे हैं. इसमें यही हो रहा है ना, यहाँ पर हम आइलैंड स्टेट्स की कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करने की बात कर रहे हैं. और इसके ऊपर एक बॉडी उन्होंने सेटअप किया है, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये आप समझ ही रहे होंगे कि डिज़ास्टर प्रिवेंट करने के लिए, जैसे आइलैंड वाला स्टेट है तो आइलैंड के आसपास डिज़ास्टर के अंदर मेनली फ्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रहेंगी, तो वो उनसे प्रिवेंशन वाली जो मैकेनिज़्म है एक तरीके से, तो वो बिल्ड कराने में हेल्प करेगा इंडिया. ये हो गया. अब ना यहाँ पर इसकी वजह से दो से, मतलब ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से आपका, इसको फुल फॉर्म के अंदर CDRI और IARIS बोला है, और IRIS CDRI के अंदर ही आएगा, मतलब बॉडी जो है. इसके अंदर जो है यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिला करके इंडिया का डेवलपिंग कंट्री क्वेश्चन एक चीज़ होती है. जैसे आपने सुना होगा HDI क्वेश्चन होता है. HDI में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है. वो काफ़ी सारी चीज़ों को मेजर करता है और उसके बाद बताता है कि आपकी कंट्री कितने रहने लायक है. आप समझ रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी हो सकती है, क्योंकि आप उसी बेसिस पे किसी कंट्री में अगर कोई पर्सन को सिलेक्ट करना ही हो तो वहीं पे जाके रहेगा. यहाँ पर ये अब यहाँ पे इंडिया का डेवलपिंग कंट्री का भी एक इसी तरह से क्वेश्चन है कि आप कितने रेट से डेवलप कर रहे हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी है आपकी. इसमें अगर आप इसके मेजर्स पढ़ेंगे, मैं भी आपको मेजर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे सबसे मेन फोकस रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस कंट्री के अंदर हो रहा है. अगर हम फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें, चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा था एक टाइम तक, बट अभी जब वो मतलब प्राइवेटाइज बहुत ज़्यादा करने लग गए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी है उनको गवर्नमेंट के अंदर लाने लग गए, तो ह्यूमन राइट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट है कि किसी पर्सन ने इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी खड़ी की. हमने अभी वो जो अभी स्कैम हुआ था इसके अंदर, चाइना के अंदर बहुत बड़ा सा रियलिटी कंपनी के अंदर, वो भी हमने देखा था, एवरग्रांडे जिसका नाम था. वो भी ऐसे ही था कि प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी हो गई थी और गवर्नमेंट वहाँ की, आपको पता है कि बहुत डेटा मांगती है, वो सब करती है, तो वो नहीं दे रहे थे. तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वन पार्टी रूल है वहाँ पर, तो नोटिंग मतलब कि जो लोग थे उनके इन्फ्लुएंस से करा के जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन बहुत कम करा दी, फिर उसको गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ा, तो उसके बाद सारा उनका डेटा हो गया. तो इस तरीके से जो है वहाँ पे उनका ह्यूमन राइट्स वाला कम हो गया क्वेश्चन. तो ये सब जो चीज़ें मिलाकर एक डेवलपिंग कंट्री क्वेश्चन बनता है. तो अगर हम ये एक तरह से ESG एक्टिविटी करेंगे, ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, एक तरह से आप सोशल एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी बोल सकते हैं, ESG यहाँ पे लिखा भी है.
तो ESG एक्टिविटी अगर हम ये करेंगे बाहर की कंट्रीज़ के लिए तो हमारा ये क्वेश्चन पड़ेगा ना। मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया इसको, बट फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात इन्होंने बोलिया कि CDRI और IRS इन इज़ नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, जो मैंने अभी आपको बात की। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नो सेकेंड न्यूज़ पे चलेंगे। सेंटर होल्ड्स बैक कैबिनेट नोट टू अमेंड ड्रग्स एक्ट। बहुत ही बेसिक बात है। हुआ क्या है, कैबिनेट ने, कैबिनेट मतलब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे लिख रखा है, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने मतलब एक नोट दिया था, एक तरह से एक सजेशन दिया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी होल्ड पे रख दिया है। पहली बात समझने की, वो सजेशन क्या था? सजेशन था कि ड्रग्स एक्ट जो है, सॉरी आपको शायद नॉइज़ आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी, ड्रग्स एक्ट जो है उसको थोड़ा अमेंड करने की कोशिश की जाए। इसके अंदर बेसिकली एक ग्रेडेड मैनर के अंदर जो है रीफ्रेमिंग ऑफ पनिशमेंट हो। बेसिकली क्या है कि आपने अगर इतने एक्सटेंड तक, मान लेते 100 यूनिट्स तक, ये मैं बहुत ही यूजलेस एग्जांपल दे रहा हूँ बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, 100 यूनिट्स तक अगर मान लेते हैं कोई ड्रग्स कंज्यूम की है, सेल वगैरह की है, तो आपके पास ये पेनल्टीज लगेंगी। और अगर आपने 200 तक की है तो ये लगेंगी। तो ऐसे होना चाहिए कि एक लैडर वाला सिस्टम हो, यानी कि एक ग्रेडेड मैनर के अंदर चीज़ें चले। जैसे आप मान लेते हैं कि आपका जो क्राइम है उसको ABCD की रेटिंग दी जाए, जैसे आपको मतलब स्कूल में दी जाती होगी, तो वैसी रेटिंग दी जाए और ABCD के बेसिस पे आपको जो है फिर उसके बाद पनिश किया जाए। ये उनका सजेशन था ब्रॉडली। सो यहाँ पर उनका नाम भी यही था, रीफ्रेमिंग ऑफ पनिशमेंट इन ग्रेडेड मैनर। ये मैंने जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मतलब जैसे इन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, आर्यन खान, सुशांत सिंह वगैरह के, मतलब इनकी जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे इसी के बेसिस पे इन्होंने जो सेंट्रल जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने एक पूरा ये डॉक्यूमेंट बना के दिया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है, NDPS एक्ट जो है 1985 का, इसके अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी, बट सेंटर ने अभी होल्ड पे ला दिया। मेन न्यूज़ तो यही है। और एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक जो मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बेसिकली कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ने अपने नाम पे नहीं दिया है, बट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। सो उसके अंदर एक मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जो पूरी मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के नाम पे जो है पूरा एक तरह से प्रपोजल कह सकते हैं या ड्राफ्ट कह सकते हैं, दिया है। सो इस मिनिस्ट्री ने जो है जो दिया है, इसके अंदर एक इम्प्लीकेशन ये निकल रहा है कि आपको डिक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा पर्सनल कंजम्पशन को। तो आप ये समझ रहे होंगे इसका एक्सटेंट कितना बड़ा है। आपको पर्सनल कंजम्पशन मतलब ड्रग्स की, उसको डिक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। तो वो क्राइम है ही नहीं, मतलब ऐसे। तो मतलब मेरे को तो इतना ठीक नहीं लगा है, बट खैर फिर भी। इंट्रोड्यूसिंग रिहैबिलिटेशन एंड कम्युनिटी वर्क मॉड्यूल्स। अच्छा, रिहैब की बात अगर करें तो रिहैब में मैंने एक वर्ड है थोड़ा हिंदी में, नशा मुक्ति जिसको बोलते हैं। तो नशा मुक्ति आयोग आपको पता होगा। इसके अंदर जैसे अगर कोई पर्सन है वो ड्रग्स से ज़्यादा एडिक्टेड है, तो वो एक सेंटर के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे उसको वही है कि ड्रग्स नहीं दी जाएंगी और उसका मेडिकेशन चलेगा। जैसे अपने संजू मूवी अगर देखी हो, तो वो जो पहाड़ों वहाड़ों पे घूम रहे थे, वो जो कर हर मैदान फतेह वाला गाना बन रहा था, तो वो सब जो है वो रिहैब का ही पार्ट है। तो रिहैब के अंदर यही होता है कि आपको, सॉरी, उस तरह से आपको ड्रग्स का एडिक्शन छुड़वाया जाता है। सो ये रिहैब का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। तो मतलब इस बिल के अंदर ये था कि रिहैब भी हमें थोड़े प्रमोट करने चाहिए, जो अभी के लिए होल्ड पे है। तो अगर ये आगे कुछ होता है इसके अंदर तो मैं आपको बता दूंगा न्यूज़ के अंदर। नो, आगे चलते हैं। आपका डिलीवरी फाइल ड्राफ्ट पेपर्स विद सेबी फॉर 7460 करोड़ IPO। बहुत ही बेसिक बात है, आपने समझ ही लिया होगा वैसे तो। DRHP डिलीवरी ने फाइल कर दिया। डिलीवरी एक मतलब दिल्ली बेस्ड कंपनी नहीं है, ओवरऑल इंडिया के अंदर पैन इंडिया बोलते हैं, पैन इंडिया काम करती है मतलब डिलीवरी सर्विसेज के अंदर। सो लॉजिस्टिक सर्विसेज बोलना चाहिए, अगर हम प्रिसाइसली बोले, लॉजिस्टिक सर्विसेज के अंदर काम करती है। एंड 7460 करोड़ का IPO है इनका। एक और IPO आ चुका है, एंड आपको हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद दिखी जाए। और अभी तो ड्राफ्ट फाइल हुआ है वैसे तो, सेबी के साथ फाइल हो गया। एंड 2460 करोड़ का इनका OFS है। OFS और फ्रेश सेल क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। तो 5000 करोड़ अगर आप माइनस कर लेंगे 7460 को और 2460 को, तो 5000 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है। और इसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन 6 से 6.5 बिलियन पर हो जाएगी ना। यहाँ पर ये हो गया। फाउंडर्स इसके हैं साहिल बरवा एंड मोहित टंडन, सूरज सहारन, या बाकी देख सकते हैं कपिल भारती एंड भावेश मंगलानी। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल दी नहीं गई है सच, तो नाम से तो मतलब इतना कुछ नहीं होता है, पहले आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आप बताएं तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं, जैसे मैंने नायका IPO पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, तो अगर आपको वैसी वीडियो डिलीवरी पे भी चाहिए तो आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो हमने जो है पूरा देख लिया।
मैं वो नोट करते हुए आगे चलते हैं, टाइप पे लिख लेते। नाउ न्यू रूल्स से पुलिस नीड्स प्रायर नॉट टू एक्ट अगेंस्ट पीएसयू ऑफिशियल्स। ये बहुत ही बेसिक बात है, अगर आपको पहली वाली न्यूज़ पता है, अगर मैंने आपको कल बताया था शायद, कल वाली न्यूज़पेपर के अंदर मैं अगर देख के बताऊँ तो ये जो आपकी 1305 पर न्यूज़ स्टार्ट हो रही थी, सेबी एक्स चेयरमैन सॉरी एसबीआई एक्स चेयरमैन वाली जो न्यूज़ थी, इसके अंदर यही था कि एसबीआई के एक्स चेयरमैन हैं आपके प्रदीप चौधरी, जो 2014 के अंदर रिटायर कर गए थे, एसबीआई से रिटायर किया था उन्होंने। सो 2010 के आसपास एक केस हुआ था, एक जयपुर जैसलमेर के अंदर जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फंडिंग दी थी एसबीआई ने, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसके तहत जो है इनको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हुआ क्या है, उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया जैसलमेर में, अच्छा वो दिल्ली में थे और दिल्ली में आकर जो है राजस्थान की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब एक तरह से वो हुआ कि उनकी आइडेंटिटी पे, उनकी मतलब इतने बड़े पर्सन है वो, एक तरह से उनकी इमेज पे लांछन अगर आपको पता हो तो वो डालने की कोशिश की गई। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो उन्होंने कुछ किया नहीं था, बट अभी के लिए न्यू रूल्स से पुलिस नीड्स प्रायर नॉट टू एक्ट अगेंस्ट पीएसयू ऑफिशियल्स। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर आप कोई कोई बंदा एसबीआई का चेयरमैन है तो वो पीएसयू ऑफिशियल ही हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर यूनिट का ऑफिशियल अगर कोई है तो उसको उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए, मतलब अरेस्ट करना उसके अगेंस्ट हो गया। सो अरेस्ट करने के लिए या फिर कुछ एक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट नीड्स प्रायर नोट चाहिए उनको। प्रायर नोट का मतलब है पहले से परमिशन चाहिए। सो परमिशन किसकी चाहिए वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी मेरे ख्याल से कोर्ट या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की होगी। खैर, न्यूली सॉरी यहाँ पर सॉरी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 17A इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये बेसिकली अगर आपको पता चलना हो कि ये न्यू रूल्स कौन से हैं तो ये वाले हैं। सेक्शन 17A अभी रिसेंटली अमेंडमेंट की गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, 2018 एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये सेक्शन नया डाला गया है, सेक्शन 17A। इसके अंदर ये सारी बात लिखी हुई है। नाउ बैंकर्स कंप्लेन एसओपीज लेड डाउन रिसेंटली नॉट फॉलोड। वो ये है कि आपका ये जो अभी बना था ये फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके अंदर एसओपी जो बोला है, एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कुछ भी काम को करने के लिए जो है इन्होंने मतलब गवर्नमेंट जनरली एसओपीज बना देती है, तो एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो ये हो गया ना। यहाँ पे सच एक्शन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब ये थोड़ी बात बढ़ाने वाली बात है कि ऐसे एक्शन जो हैं मतलब हमारी इमेज से आप खेल रहे हो। सो यहाँ पर जो अदर बैंकर्स हैं, प्रूडेंट बैंकर्स या जो एसबीआई का अभी का चेयरमैन है, ऐसे जो बड़े बड़े पर्सनल्स हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ें करके हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप मान लेते हैं अभी हम कोई डिसीजन ले लें, उसके बेस पे हमें ये सोचना पड़ेगा अभी से कि आप हमें 10 साल बाद गिरफ्तार तो नहीं कर लोगे। तो वो मतलब इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बात बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं यहाँ पर ना। ये हो गया यहाँ पर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सर्कुलर, मतलब कि डीओपीटी का सर्कुलर था, पब्लिश अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव्स इन अदर एनपीए केस हैड लेट डाउन द एसओपीज फॉर एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ पे जो है एसओपीज वो बताए गए हैं, इस मतलब जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो एसओपीज इसके अंदर। सो ये हमने देख लिया पूरा। अब इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो या मतलब इससे पहले वाली न्यूज़ के अंदर भी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नाउ डिमांड फॉर टेक टैलेंट कीप्स रिक्रूटिंग ऑन टोज। बहुत ही बेसिक बात है, टेक टैलेंट नहीं मिल रहा है दुनिया को, ये कहना चाह रहे हैं। ये इसके अंदर 2 दिन डेटा बताएं। इमिग्रेशन जो बीटेक वाले पर्सनस का होता है, मतलब जो कोडिंग के अंदर मेनली होता है, तो वो जो है इमिग्रेशन बहुत रेट ज़्यादा है, यानी कि लोग यहाँ पे सीख के यहाँ पे मतलब पढ़ के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और वो प्रेफर करते हैं। ये एक लाइन इसके अंदर ये भी लिखी है, मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि बेसिक न्यूज़ है। एक उन्होंने हाईलाइट बोला ये है कि मतलब प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल्स यहाँ की छोटी कंपनी में काम, यहाँ की बड़ी कंपनी में काम करना ये प्रेफर नहीं करते हैं ओवर कि वहाँ की मतलब यूएस की, यूके की या यूरोप की छोटी कंपनीज में काम करना, तो वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से ही हुआ। अब हायरिंग फर्म जो इंडिया के अंदर हायर करवाती हैं मतलब टेक टैलेंट को, एक तरह से टेक लोगों को, तो उनको जो है एक ही पर्सन की जॉब के लिए, एक पोजीशन के लिए 5 कैंडिडेट्स को एटलीस्ट रखना पड़ता है, एटलीस्ट 5 कैंडिडेट्स और 1 पोजीशन एक्सपर्ट से। तो यहाँ पे बोला हुआ है हाउ मेनी कैंडिडेट्स डज इट टेक टू फिल 1 टेक पोजीशन, आंसर एटलीस्ट 5 इफ एन इंडियन कंपनी इज ट्राइंग टू हायर। द ड्रीम रन फॉर टेक टैलेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू रिकॉर्ड अट्रिशन रेट्स। वही कि आपका अट्रिशन रेट मतलब बाहर जाना, ब्रेन ड्रेन अगर आपने सुना हो
ब्रेन ड्रेन अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिख सकता है। ब्रेन ड्रेन अगर आपको नहीं पता, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको मतलब नॉलेज उसकी अच्छी अपडेटेड है और वैसे भी उसकी स्किल्स अच्छी है, मतलब जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। सो वहाँ पर वो यहाँ पर उसको काम नहीं मिल रहा, मतलब जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है या जो जिस स्टैंडर्ड से उसने पढ़ाई की है उस वजह से, सो वो बाहर चले जाएगा, यानी कि इमिग्रेट कर जाएगा। सो ये ब्रेन ड्रेन होता है कि आप जो है इमिग्रेट कर जाओ और बाहर की किसी कंपनी में काम करो। सो इसमें क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक तरह से लॉस होता है, पोटेंशियल लॉस, कि वो बंदा क्या क्या कर सकता था उसका एक तरह से लॉस हो गया जो बाहर की कंट्री में जाके वो करेगा। तो ये यहाँ पर छोटी सी बात है मैंने डिस्कस कर ली। अगर आपको वो पता था तो फिर वेल एंड गुड, एक मिनट नोट कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। नाउ एयरटेल Q2 प्रॉफिट एट 1134 एडेड बाय वन टाइम गेन। बहुत ही बेसिक बात है, एयरटेल ने अभी अपनी रिपोर्टिंग दी है Q2 की और इनका जो प्रॉफिट है वो 1134 करोड़ पर है। एडेड बाय वन टाइम गेन क्या है? एडेड एडेड का मतलब होता है उस चीज़ से, किस चीज़ से? वन टाइम गेन से। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मेरे को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें पता चल रहा है, मतलब याद आ रहा है एक तरह से, इंश्योरेंस क्लेम का रिसीव होना। मान लेते हैं कि कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, या एयरटेल है तो मान लेते हैं कंपनी के किसी खम्भे में आग लग गई मैं आग लगवा रहा हूँ एयरटेल में, बट उसके किसी खम्भे में आग लग गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो भी क्लेम देगी वो एयरटेल वाले अपने प्रॉफिट में या एक तरह से रेवेन्यू में, मतलब कैश फ्लो में तो इंक्लूड करेंगे, बट वो ये नहीं चाहेंगे कि वो वापस से हो, और वो होगा भी नहीं जनरली वापस से, एक ही बार वन टाइम ट्रांजेक्शन होगा। सो यहाँ पर जो ये इसको बोलते हैं, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने वन टाइम गेन इसको लिखा है। सो यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एयरटेल के जो फाइनेंशियल्स एक तरीके से कि ये चीज़ वापस से रिपीट होगी। सो यहाँ पर अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो उसके अंदर लास्ट में मतलब सब रेवेन्यू निकाल लिया, उसके अंदर से कॉस्ट माइनस कर ली सारी, उसके अंदर से टैक्स भी माइनस कर लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेन टैक्स आ गया, उसके बाद जाके ऐड किया जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में दो बातें होती हैं, एक तो आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में इनकम कमाई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ है, सो वो प्लस कर देंगे, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे आपने मतलब सिर्फ लॉस बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस नहीं था आपके पास तो सिर्फ लॉस बाय फायर हो गया, सो वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो जाएगा। सो हुआ क्या है कि यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गेन हुआ है वो कौन सा गेन है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने जो, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, सॉरी यहाँ पर दिख रहा होगा, स्पेक्ट्रम राइट्स अपने ट्रांसफ़र किए हैं रिलायंस जियो को। स्पेक्ट्रम राइट्स का बेसिकली मीनिंग है इन्होंने अपने असेट्स को सेल किया है। स्पेक्ट्रम का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया हुआ पहले भी। तो इन्होंने अपने असेट्स को सेल किया है जिससे इनको नेट गेन हुआ है 722 करोड़ का, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स के बाद जो फिगर होगी वो हम नीचे देख लेंगे। यहाँ पे देख लिया हमने। इंडिया ARPU ग्रोथ 153 वर्सेस 146 इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022। बहुत ही बेसिक बात है, ARPU का मीनिंग होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ओनली। सो यहाँ पर ये मैंने एक जो वर्ड लिखा है वो है की परफॉर्मेंस मैट्रिक, मतलब कि एक मैट्रिक मतलब होता है मेजर, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की मेजर है ये, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर है अगर आपको किसी टेक कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो। सो यहाँ पर ये जो इंक्रीज़ इसके अंदर रहा है, और 146 से 153 रहा है, जो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है। सो ये हमने देख लिया। डेटा यूजेज पर यूज़र अप 0.7% सिक्वेंशली टू 19.06 GB। बहुत ही बेसिक बात है, एक मंथ के अंदर बेसिकली डेटा यूजेज कितना हो रहा है पर यूज़र, वो 0.7% बढ़ गया, जो कि इतना बड़ा इंक्रीज़ नहीं है, हालांकि फिर भी मतलब इन्होंने रिपोर्ट किया उस चीज़ को, तो हम देख लेते हैं। 19.06 GB जो है अब हो गया। सो ये सब बातें, मतलब अब क्या देखिए फाइनेंशियल्स के अंदर इसीलिए आपको डायनामिक बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि एक मान लेते हैं कि कोई जैसे प्रोडक्शन कंपनी, स्टील कंपनी है, तो उसको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना है, उसके लिए अलग चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, उसका EBITDA कितना है, उसकी ऑर्डर बुक कितनी है, उसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इनके लिए जो है टेक्निकल चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पर यूज़र इनका कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि आप एज ए यूज़र, मतलब अपनी स्टील है जैसे, तो स्टील के अंदर क्या होगा कि मान लेते हैं घर बना, तो घर के अंदर 5-6-7 लोग रहेंगे, पर एक जो पर्सन है, यूज़र है, उसके अपने पास फ़ोन होता है, तो पर सिम कितना उनको रेवेन्यू आ रहा है, या पर एक वाईफाई का बॉक्स जो होता है पर उतना कितना चार्जेस उसके पास आ रहे हैं, वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिज़नेस मॉडल सबका अलग होता है उस वजह से।
नेट गेन ऑफ 540 करोड़, मतलब मैंने आपको जो बताया था 722 करोड़ तो ये टैक्स इंक्लूसिव है और 540 करोड़ टैक्स एक्सक्लूसिव है। टैक्स एक्सक्लूसिव मतलब टैक्स को माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स जितना प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 540 करोड़ जो इस इनकम के अंदर प्लस किया हुआ है। सो हमने जो है पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इकोनॉमी ईटी मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। उसके अंदर दो न्यूज़ है और पहली वाली न्यूज़ के अंदर थोड़ा लॉ और है तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट फिर भी RBI पैनल फॉर, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। देखो क्या हुआ है, ARC क्या होता है पहले आपको ये समझना जरूरी है। मैंने आपको कल भी बताया था वैसे। वो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी होता क्या है, जैसे आपका कोई बैंक है, आपने किसी को लोन दिया, मान लीजिए मुझे लोन दिया, बट मैं लोन रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे हैं कि मैं लोन रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बैड डेप्ट बन गया। बैड डेप्ट मतलब कि आपने मेरे को डेट दिया और मैं बैड हो गया एक तरीके से, याद रखने के लिए होता है, वैसे इसका मीनिंग वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया। बैड डेप्ट मैं हो गया तो आपके लिए जो मैं एक तरीके से आपके लिए असेट था। असेट मतलब कि मेरे थ्रू आपको पहले पैसे आने थे, कि मैं आपको पहले पैसे दूंगा। अब इसमें हुआ क्या कि मतलब मैं नॉन परफॉर्मिंग हो गया। नॉन परफॉर्मिंग मतलब कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके लिए क्या बन गया, NPA बन गया। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, समझ रहे हैं, आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट है मैं। ऐसे जो NPAs होते हैं वो बैंक क्या करते हैं, वो ARC को सेल कर देते हैं। ARC मतलब असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी। तो जैसे हमारे थे NPA हुआ, आपने मेरे को लोन दिया था 100 रुपये का, मैं यहाँ पर जो ARC है यहाँ पर वो आपको कुछ एक परसेंट दे देगी। जैसे मान लेते 80% देगी तो 80 रुपीज़ हो गए, तो 80 रुपीज़ आपको उसी टाइम मिल जाएंगे मेरे लोन पर। तो अब जो है ARC की जिम्मेदारी है कि मेरे से वो कलेक्ट करे किसी भी तरीके से, मेरे असेट्स को जब्त करे, कैसे भी करे, तो वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ARC का काम आपको समझ में आ रहा होगा। ARC का मेन काम है, जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो मेन काम है वो है बैंक से ऐसे बैड लोन्स को खरीदना और उनकी रिकवरी करना जा जाके। तो ARC का मेन काम ये होता है ना। यहाँ पर RBI, अब यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर एक और बात है, RBI का एक पैनल बना था। सिंस अभी बहुत ज़्यादा ऐसे ARC वाले मतलब काम पड़ रहे थे, यानी कि बहुत सारी एक तरह से आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट लोन हो रहे थे, लोन्स के अंदर डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से मतलब मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा थे इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर हुआ गया कि RBI का एक पैनल बनाया गया। RBI का पैनल बनाया गया कि आप एक बार देखो कि ARC के अंदर कैसी रेगुलेशंस अभी हैं और इसको क्या क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। यहाँ पर बेसिकली घुमा फिरा के दो बातें की गई हैं। पहली बात ये है कि आपको एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस बनानी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनानी चाहिए फॉर द सेल ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स अंडरटेकन बाय द बैंक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रेस्ड असेट्स का मीनिंग, मतलब जैसे आपने मेरे को लोन दिया था वो एक स्ट्रेस्ड असेट है। तो यहाँ पर जो है ऐसे असेट्स को सेल करने की जो आप ARC को सेल करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हमें चाहिए। ताकि मैंने एक बुक के अंदर भी पढ़ा था, अगर आप किसी भी काम को आपको 3 बार से ज़्यादा करना पड़ता है तो आपको उसका एक प्रोसेस बना लेना चाहिए। तो एक तरह से एफिशिएंसी के प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है, मतलब जो थोड़ा ऐसे पढ़ने वाला पॉइंट है, वो ये है कि आपको जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं, आपके पास एक लोन है उसके प्रॉपर पेपर्स हैं, मेरे को आपने लोन दिया था, मेरे घर के पेपर्स आपके पास हैं फॉर एग्जांपल, या मेरे बिजली का बिल आपके पास है तो उसके अंदर एड्रेस वगैरह सब है, तो आपके पास एक प्रूफ है और आप मान लेते ब्रांच है जो बैंक की उसके पास में ही है। तो ये सब बातें अफेक्ट करती हैं जब आपको रिकवरी करनी हो पर्सनली जाके। ऑनलाइन नहीं होगी रिकवरी, पर्सनली जाके करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है कुछ हो सकते हैं फ्रॉड अकाउंट्स। फ्रॉड अकाउंट्स मतलब कोई फेक पासवर्ड, फेक एड्रेस हो गया, ऐसा एड्रेस दिया जो आपने तब तो वेरीफाई किया नहीं, आधार कार्ड के अंदर भी वही चल रहा है बट ऐसा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे मान लेते हैं डंपिंग ग्राउंड जैसा कुछ है। ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ पे फ्रॉड अकाउंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम फ्रॉड अकाउंट्स को कैसे डील करेंगे। तो ये बेसिकली दो बातें थी इस पूरे RBI ने पैनल ने सजेस्ट की हैं कि ओवरऑल ऑफ ARC रेगुलेशन हो रहा है और हमें थोड़ी अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है, जो हमने अभी डिस्कस किया। और इन्होंने मतलब IBC के तहत कुछ मेंशन किया था। IBC मैंने बेसिकली इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको IBC की फुल फॉर्म पता चले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया। पर हालांकि इन्होंने दी तो 42 रिकमेंडेशन थी, इन्होंने खुद ही बोला है अमंग द 42 रिकमेंडेशंस, बट इन्होंने खुद ही 2 ही बताई हैं, तो मैंने आपको सारा बता दिया। नो लास्ट न्यूज़ है, ब्रोकिंग फर्म्स लॉग रिकॉर्ड अर्निंग्स ऑन रिटेल यूफोरिया। बहुत ही बेसिक बात है, इसके अंदर रिटेल यूफोरिया एक जो चीज़ है वो थोड़ी समझने वाली है। आपको मैंने बताया था कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसकी एक लिमिट होती है कि उनका जो इन्वेस्टिबल सरप्लस है, कि जनरली जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन्होंने की है वो मिला जुला के 2 लाख के अंदर रहनी चाहिए।
ये मतलब एक जनरल लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट लग जाएगी, बट ये एक जनरल लिमिट है, इसके ऊपर आपको एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के आसपास हम बोल सकते हैं, HNI कम से कम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंदर हुआ क्या कि आपको 2 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट जो करनी है, मतलब जो काफ़ी सारे लोग आप और मेरे जैसे हैं जो 1-2 शेयर परचेज करना है किसी किसी नई सिक्योरिटीज़ के, सो वो लोग आपको पता है कि पिछले पास्ट 1.5 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसी को मतलब उसमें होते हुए चलते हुए ये सब चीज़ें होते हुए जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो इससे पैसा कमाती हैं कि आपने जो एक शेयर खरीदा और मान लेते हैं तभी बेच दिया, तो आपको जो है ब्रोकिंग फर्म को ब्रोकरेज देनी पड़ती है और काफ़ी सारे और भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती हैं। तो ब्रोकर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ब्रोकरिंग फर्म्स, उन्होंने जो है रिकॉर्ड अर्निंग्स अपनी दिखाई हैं। उनका मेन रीज़न उन्होंने बताया है रिटेल यूफोरिया। यूफोरिया का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, फिर मतलब रिटेल यूफोरिया का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। Q2 रेवेन्यू ऑफ लिस्टेड वंस, यानी कि जो ब्रोकिंग फर्म्स के अंदर भी लिस्टेड है, उनका रहा 48% के आसपास एवरेज, एंड प्रॉफिट बाय 55% बढ़ रहा है। प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर मैंने आपको कई बार डिफरेंस बता रखा है यहाँ पर। रेली गेंस, बहुत ही अच्छे गेंस इनके रहे हैं, मतलब रेली का मतलब जनरली बहुत ही एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर कुछ बूम कर रहा हो। उन्होंने बहुत ही बेसिक बाकी चीज़ फर्म इन्होंने नाम बताया, और इन्होंने रेवेन्यू कितना रहा, चेंज ऑफ प्रॉफिट कितना रहा, एंड PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा। तो ये चेंज है रेवेन्यू का, एंड ये वाला चेंज है प्रॉफिट का। तो आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा सच है नहीं, क्योंकि उन्होंने बता ही दिया खुद से कि रिकॉर्ड अर्निंग्स जो की हैं तो सब हाईएस्ट ही है। इंडियन ब्रोकिंग फर्म पोस्टेड रिकॉर्ड अर्निंग्स इन द सितंबर क्वार्टर, ये हमने देख लिया। Q2 की रिपोर्टिंग है सारी। Motilal Oswal Financial Services capital market segment, which contributed 58% of firm's consolidated revenue, reported 44% year-on growth at 608 crore। अच्छा, ऐसे ही सब डेटा इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका जो कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है ब्रोकरेज का, वो 48%, मतलब एक तरह से आधा कम जो है वो करता है, मतलब उनको एक तरह से सेगमेंट है पूरा कंट्रीब्यूट करता है 50% के आसपास, जो आपका पूरा उनका रेवेन्यू बनता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके रेवेन्यू के अंदर आधा पार्ट प्ले करती हो, वो ईयर ऑन ईयर 44% से बढ़ रही हो, मतलब काफ़ी अच्छी बात है आपकी। तो इसी तरह से आपका जो है रिकॉर्ड अर्निंग्स इन्होंने शो किए हैं। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे बैंक्स को उन्होंने स्पेसिफिक रख के बताया हुआ है। ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़ के MD भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हमने जो है पूरा देख लिया। अगर आप उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमने कवर कर लिया। और एक और मैं अगर आपको दिखाऊं तो सो ये बेसिकली क्या है कि एक प्रोस्पेक्टस का एक पार्ट है पॉलिसी बाजार का जो IPO आने वाला है, PB फिनटेक टू बी स्पेसिफिक। तो ये आज जो IPO क्लोज होने वाला है, तो अगर आप जो अलॉटमेंट लेना चाहते हो तो आप आज जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको हाईएस्ट बिड पे ही करना चाहिए, और 980 पर शेयर का इनका एक बिड है, एंड जो मिनिमम इक्विटी शेयर है उसके लिए आप 15 के आसपास अलॉटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बात याद भी रख सकते हैं कि आपको जो है एक IPO में अलॉट करने के लिए 15,000 से कम के आसपास की ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप मैक्सिमम प्राइस पर भी वो देखते हैं कि आपको मतलब मिल जाए IPO, तो मैक्सिमम प्राइस पर भी डालते हैं, तो आपको 15,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट एक लॉट के लिए करनी होती है। तो हमने जो है छोटी सी बात और जो PB फिनटेक IPO ये भी थोड़ा सा देख लिया। सो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको दूसरे चैनल का बताया था कल भी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको जो है नीचे एक लिंक मिलेगा एक वीडियो का, उसका मेरा दूसरा ही चैनल है वो। उसके बाद मैंने आपको 2 कोर्सेज जो वैसे पेड है उसको फ्री में कैसे एक्सेस करना है वो बताया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है एंड आपके काम बहुत आने वाली है। सो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।